कैंसर सिटी की तरफ, जहां हम वेडनेसडे को एक खतरनाक सीरियल किलर के गुप्त कमरे में बंधक बनकर देखते हैं। सीजन 1 में वेडनेसडे को लॉरेल गेट्स से गुडी की किताब मिली थी जिसका नाम है द बुक ऑफ शैडोज। इसमें गुडी की ढेर सारी सीख और सबक हैं। इनकी वजह से वेडनेसडे अब अपनी विजन की ताकत को ठीक से इस्तेमाल कर पा रही है, जैसे गुडी खुद गाइड कर रही हो। वो उस लॉकेट की पावर भी समझ चुकी है जो सही समय पर सही विजन दिखाने में मदद करता है। वो लॉकेट से एनर्जी लेकर विजन को दोबारा देख लेती है। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद वेडनेसडे का सबसे पहला प्लान था अपना बचपन का सपना पूरा करना, एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ना जो सालों से लोगों को मार रहा था, खासकर लड़कियों को। उसने थिंग, वो हाथ वाला साथी, को पुलिस स्टेशन भेजा, जहां से थिंग एक विक्टिम की बोलिंग बॉल चुरा कर लाया जो किडनैप होने के वक्त गिरी थी। उस बॉल की मदद से वेडनेसडे ने विजन में किलर का चेहरा, नाम और सब कुछ देख लिया। अगले ही सीन में वो कैंसर सिटी पहुंच जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसके सारे छिपे हुए हथियार निकाल लिए जाते हैं, ब्लेड्स, गन और भी बहुत कुछ जो वो साथ ले जा रही थी। थिंग को भी पकड़ लिया जाता है। खैर, आखिरकार वो किलर के घर पहुंचती है और उसे एक मौका देती है कि वो उसे किडनैप कर ले। इस तरह वो खुद किलर की उस खौफनाक वर्कशॉप में पहुंच जाती है जहां वो अपनी सजावट वाली डॉल्स बनाता था। अब मौजूदा समय में वापस आते हैं। किलर वेडनेसडे को मारने आता है ताकि उसे भी डॉल की तरह सजा सके, लेकिन थिंग वहां छिपा हुआ था जो किलर पर हमला कर देता है। फिर वेडनेसडे उसे उसके बुरे कामों की सजा दे देती है। यहाँ हम और थिंग ये नोटिस करते हैं कि जब भी वेडनेसडे विजन देखती है तो उसकी आंखों से काले रंग के आंसू गिरते हैं। वो अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ कहती है कि उन्होंने कभी साथ में इतना समय नहीं बिताया और ये पहली बार है जब वेडनेसडे खुद स्कूल जाने को इतनी उत्सुक है। वेडनेसडे उन काले आंसुओं से थोड़ी चिंतित हो जाती है और गुडी की किताब में जवाब ढूंढने लगती है, लेकिन किताब में ऐसे आंसुओं का कोई जिक्र नहीं मिलता। वो अपनी माँ से भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अब अगले सीन में वेडनेसडे के माता पिता उसे और पग्सली को नेवरमोर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। पग्सली का भी वहां एडमिशन हो गया है और उसकी ताकतें अंकल फेस्टर जैसी हैं। वो बिजली की लहरें बना सकता है। वेडनेसडे उसे तंग तो करती है, लेकिन साथ ही उसकी ताकतों पर कंट्रोल करना भी सिखाती है। ये पूरा परिवार ही थोड़ा पागलपन भरा है। तो रास्ते में उन्होंने एक बड़ा एक्सीडेंट भी करवा दिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो छिपकर एक जोड़े की फोटो खींच रहा है। लगता है उन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है और कोई उन पर जासूसी करवा रहा है। तभी ढेर सारे रेवेन पक्षी अचानक उस आदमी के पास आ जाते हैं। हम जानते हैं कि रेवेन मौत का संकेत लेकर आते हैं। यहाँ वो खुद मौत बनकर आए हैं और उस आदमी पर हमला करके उसे मार देते हैं। मरने से पहले वो आदमी किसी को बताता है कि शायद उसे ढूंढ लिया गया है और सारे सबूत उसकी डिस्क पर हैं। हम यहाँ रेवेन्स के लीडर पक्षी को भी देखते हैं जो काफी डरावना लगता है। उसकी एक आंख लाल है और दूसरी खराब। तभी वेडनेसडे स्कूल पहुंच जाती है जहां सभी बच्चे उसे जोरदार तरीके से वेलकम करते हैं क्योंकि अब वो वहां की हीरो बन चुकी है। लेकिन वेडनेसडे को हीरो बनना पसंद नहीं। उसे तो बस नेवरमोर को बचाना था क्योंकि ये उसका सबसे पसंदीदा स्कूल बन गया है। फिर बियांका आती है और अपने सायरन गाने से उन लड़कियों को भगा देती है जो वेडनेसडे से ऑटोग्राफ मांग रही थी। बियांका और वेडनेसडे थोड़ी बात करती हैं क्योंकि सीजन 1 के अंत में उनका रिश्ता थोड़ा सामान्य हो गया था। अब स्कूल के नए प्रिंसिपल मिस्टर बैरी डॉट वेडनेसडे को वेलकम करते हैं। वो काफी मजाकिया और मस्ती करने वाले लगते हैं। वो बताते हैं कि वो नेवरमोर की पुरानी परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं जिसमें एक बड़ा सा बोनफायर होगा और वेडनेसडे उसमें स्टूडेंट ऑनर बनेगी। साथ ही वो कहते हैं कि पुरानी प्रिंसिपल लारिसा वीम्स ने स्कूल को काफी उल्टा पुल्टा कर रखा था, लेकिन वो सब ठीक कर देंगे। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपनी दोस्त एनिड से मिलती है जो बेहद खुश और उत्साहित लग रही थी। और एनिड बेहद खुश लग रही थी क्योंकि वो वेडनेसडे के लिए एक खास तोहफा लेकर आई थी। वेडनेसडे ने भी उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया हुआ था। वो उसी सीरियल किलर की बनाई हुई एक गुड़िया थी जिसमें असली इंसानी बालों का इस्तेमाल किया गया था। एनिड तो ये देखकर कहती भी है कि बाल कितने नरम और असली जैसे लग रहे हैं। अरे हाँ, असली होंगे तो नरम लगेंगे ही ना, ये तो साफ बात है। दोनों लड़कियां थोड़ी और चिट चैट करती हैं जहां वेडनेसडे बताती है कि उसके नॉवेल को पब्लिशर ने कुछ गलतियां निकालकर वापस भेज दिया है। तभी एजेक्स वहां एनिड से मिलने चला आता है, लेकिन एनिड उसे देखकर छिपने लगती है और उससे बचने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो एजेक्स के लिए सही मैच नहीं है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही है। फिर वेडनेसडे दरवाजा खोलती है और वहां पहले से ही एक तीर और कमान का जाल बिछा हुआ था जो ट्रिगर होकर सीधा शूट हो जाता है। उस तीर पर एक फोटो लगी हुई थी जो वेडनेसडे की बैरी से बात करते हुए की थी और फोटो पर लिखा था कि कोई अभी भी उस पर नजर रख रहा है।
मतलब सीजन 1 के आखिर में जो स्टॉकर वाली बात थी वो अभी भी जारी है। कोई उसे ट्रैक कर रहा है। याद है लॉरेल गेट्स वाले म्यूजिकल बॉक्स में भी उसकी फोटो थी, तो शुरू से ही कोई उसकी जासूसी कर रहा है। खैर, अब वेडनेसडे उस फोटो को छूकर विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ स्टॉकर का नजरिया दिखता है। स्टॉकर खुद नहीं नजर आता। इससे वो थोड़ी निराश हो जाती है और उसके काले आंसू फिर से बहने लगते हैं। इसके बाद हम पक्सली को उसके कमरे में देखते हैं, जहां यूजीन उसका रूममेट है। यूजीन बताता है कि हाइड के हमले के बाद से उसके सपनों में डरावने दृश्य आते रहते हैं जो उसे परेशान करते हैं। पक्सली यूजीन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीन कहता है कि उसके पास पहले से ही दोस्त हैं और वो देखेगा कि उनकी कितनी अच्छी बनती है। उसी के हिसाब से दोस्ती आगे बढ़ेगी। तभी एलेक्स वहां आ जाता है, जो उनका नया डॉर्म एडवाइजर है। अब बात करते हैं थॉर्नहिल की, यानी लॉरेल गेट्स की। वो अभी जेल में बंद है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को उसके परिवार और प्रिंसिपल बैरी के साथ देखते हैं। बैरी बताते हैं कि जेवियर के पापा, जो यहाँ के गाला फंडरेजर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और यहाँ से चले गए हैं। साथ ही उन्होंने जेवियर को स्विट्जरलैंड की राइकेनबैक एकेडमी में भेज दिया है। इसीलिए बैरी चाहते हैं कि मोटिशिया अब गाला फंडरेजर कमेटी की चेयरपर्सन बन जाए और इसके लिए उन्हें यहाँ कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। वो उन्हें उनका कमरा दिखाते हैं, जो पहले लॉरेल गेट्स यानी थॉर्नहिल का हुआ करता था, लेकिन अब वो जेल में है। मोर्टिशिया वेडनेसडे से पूछती हैं कि अगर वो असहज महसूस कर रही है तो वो यहाँ नहीं रुकेंगी। साथ ही अभी वेडनेसडे की ब्लड लाइन से कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं आई है, तो तब तक मोर्टिशिया उसकी मेंटर बन सकती है। बातों बातों में मोर्टिशिया अपनी बहन ओफेलिया का जिक्र करती है, जो खुद एक रेवेन थी और उसके साथ कोई दुखद घटना घटी थी। फिर मोर्टिशिया गोमेज से कहती है कि वेडनेसडे कुछ छिपा रही है और इस बार वो वैसा कुछ नहीं होने देंगी जैसा पहले हुआ था। मतलब अतीत में कोई भयानक चीज हुई जिसकी शुरुआत वेडनेसडे जैसी ही थी, शायद वो काले आंसू वाली बात। अब वेडनेसडे जंगल में जाती है, जहां वो उस आदमी की मौत वाली जगह देखती है जिसे रेवेन पक्षियों ने मारा था। तभी शेरिफ गैल्पिन वहां नजर आता है, जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। वेडनेसडे उसके पीछे जाती है और बात करती है। शेरिफ बताता है कि मरने वाले का नाम काल था और वो उसका दोस्त था। वो दोनों एक ऐसे केस पर काम कर रहे थे जिसमें आउटकास्ट्स पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वेडनेसडे पूछती है कि उसे आउटकास्ट्स की इतनी चिंता क्यों है, तो वो कहता है कि उसका बेटा खुद एक आउटकास्ट है, इसलिए अगर वेडनेसडे उसका साथ दे तो वो केस की गहराई तक जा सकते हैं। वो वेडनेसडे को रेवेन से सावधान रहने की सलाह भी देता है, क्योंकि वो सब पर नजर रख रही हैं। तभी हम उस लीडर रेवेन पक्षी को वहां बैठे देखते हैं, जो इन दोनों पर ही नजर रख रहा था। अब कहानी वापस स्कूल की तरफ मुड़ती है, जहां एजेक्स सभी स्टूडेंट्स को देस्कल्ट्री की पुरानी कहानी सुना रहा है। ये स्कूल की एक परंपरा है जहां सबको स्कूल का राज बताया जाता है। तो असल में एक बीमार बच्चा था जिसका दिल बहुत कमजोर था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी इन्वेंशंस की ड्राइंग्स बनाता रहता था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। इसीलिए उसने खुद के लिए एक मशीन वाला दिल बनाया और फिर वो ठीक हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा और महत्वाकांक्षी बन गया। वो नेवरमोर आया, लेकिन उसके इन्वेंशंस ज्यादा से ज्यादा डार्क होते गए। आखिरकार एक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसके शरीर को उसी स्कल ट्री के नीचे दफना दिया गया था। अब कोई भी अगर उस ट्री की आंख के पास कान लगाकर सुनता तो उसे उस मशीन वाले दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देती थी। ये कहानी सुनकर पग्सली तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे ये सब बहुत रोचक लगता है। इसी दौरान हम नए प्रिंसिपल बैरी को देखते हैं, जो बियांका से बात कर रहे हैं और उसे थोड़ा डराते हुए कहते हैं कि वो गाला के लिए डोनेशन कमेटी की हेड बन जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करे, चाहे सही तरीके से हो या गलत, कुछ भी चलेगा। मतलब ठीक वैसा ही जैसा बियांका के अपने माँ बाप करते थे। लेकिन बियांका को ये सब पसंद नहीं था। वो ऐसी चीजें नहीं करना चाहती। फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बैरी ने साफ कह दिया कि अगर वो नहीं मानी तो वो उसे स्कूल से निकाल देंगे। ये सुनकर बियांका बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे मन माने या न माने। अब इसी बीच हम उस रहस्यमयी स्टॉकर को देखते हैं, जो वेडनेसडे की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए है। एक फोटो से तो वो वेडनेसडे की आंखों वाले हिस्से को काट कर निकाल देता है, लेकिन अभी भी हम उस स्टॉकर का चेहरा नहीं देख पाते। वो छिपा रहता है। तभी वेडनेसडे अपना सेलो बजाते हुए म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है और वहां उसकी नई म्यूजिक टीचर मिस कैप्री आ जाती हैं। वो टीचर काफी मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम रिलीज कर दिया था। अगले सीन में बोनफायर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां बैरी मोर्टिशिया से फिर कहता है कि वो गाला की चेयरपर्सन बन जाए और बियांका भी अब इस काम के लिए तैयार हो चुकी थी, भले ही मन से नहीं।
खैर, अब हम एनिड को देखते हैं जो थिंग के लिए एक छोटा सा प्यारा घर बनाकर देती है ताकि वो आराम से रह सके। फिर एनिड वेडनेसडे को जेवियर का भेजा हुआ लेटर पढ़कर सुनाती है। उस लेटर में जेवियर ने अपनी बनाई एक ड्राइंग का जिक्र किया है जो अचानक उसके विजन्स में दिखाई दी थी और इसका कनेक्शन वेडनेसडे से है। हम वो ड्राइंग देखते हैं तो उसमें वही एक आंख वाली रेवेन पक्षी एक पत्थर पर बैठी हुई नजर आती है। तभी वेडनेसडे को स्टॉकर का मैसेज आता है कि वो उसकी नॉवेल चुरा ले गया है और उसे बोनफायर में जला देगा। ये सुनकर वेडनेसडे बहुत घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। वो बाहर निकलती है तो स्टॉकर एक और नोट भेजता है जिस पर ब्लेड्स लगे हुए थे। इससे वो थोड़ी चोटिल हो जाती है। नोट में लिखा था कि अगर नॉवेल वापस चाहिए और बाकी सवालों के जवाब तो बोनफायर के अंदर चली जा। तो वेडनेसडे आग के ढेर के बीच में घुस जाती है और वहां उसे अपनी नॉवेल मिल जाती है। अब बोनफायर को जलाया जा रहा होता है लेकिन सही वक्त पर वेडनेसडे नॉवेल लेकर बाहर निकल आती है। फिर सब सेवियर्स को सम्मान देने के लिए एक पेंटिंग का अनावरण किया जाता है लेकिन वेडनेसडे तो वेडनेसडे है ना, वो उस पेंटिंग को ही जला डालती है। वो कहती है कि ये अच्छी नहीं है और वो हीरो नहीं है, सबको उसे वैसी ही स्वीकार करना पड़ेगा जैसी वो है। साथ ही ये उसके स्टॉकर को चेतावनी भी थी कि वो उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। अगले सीन में हम पक्सली को देखते हैं जो स्कल ट्री के पास जा रहा था। वहां वो गलती से अपनी बिजली वाली ताकत से उस मशीन वाले दिल वाले लड़के के शरीर को एक्टिवेट कर देता है, मतलब उसे जिंदा कर देता है। वो शरीर जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है और पग्सली को ये सब बहुत मजेदार और कूल लगता है। उधर वेडनेसडे एनिड से बात कर रही होती है, तभी उसे एक विजन आता है। उस विजन में रेवेन पक्षी उसे कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं और वहां एनिड की ही कब्र मिलती है। एनिड की स्पिरिट वेडनेसडे से कहती है कि उसकी वजह से एनिड की जान गई। ये देखकर वेडनेसडे पूरी तरह से हैरान और सदमे में आ जाती है और इसी हैरान करने वाले मोमेंट के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेडनेसडे के साथ जो एनिड की मौत का एक डरावना सपना देखकर डर के मारे जाग जाती है। उसकी माँ मोर्टिशिया ठीक उसके पास ही होती है और उसे संभालती है। मोर्टिशिया वेडनेसडे को समझाती है कि अपनी खास ताकतों को सावधानी से इस्तेमाल करो क्योंकि वो उन काले आंसुओं के बारे में जानती है जो वो पहले भी देख चुकी है। पहले उसकी बहन ओफेलिया ने उसकी सलाह नहीं मानी थी और अब वेडनेसडे भी वही गलती दोहरा रही है। वो बताती है कि वेडनेसडे को असल में साइकिक थकान हो रही है, मतलब उसकी ताकतें कमजोर पड़ सकती हैं या पूरी तरह गायब हो सकती हैं अगर ये ऐसे ही चलता रहा। इसे ठीक करने के लिए गुडी की किताब मोर्टिशिया को देनी होगी ताकि वो उसमें कोई जादुई तरीका ढूंढ सके। वैसे भी अब वेडनेसडे को गुडी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब कोई नया गाइड मिल जाएगा, लेकिन वेडनेसडे उसकी कोई बात नहीं सुनती और मोर्टिशिया पहले से जानती थी कि वो न तो इस पर बात करेगी और न ही सुनेगी। अगले सीन में वेडनेसडे कहीं जा रही होती है और रास्ते में ढेर सारी चीजों के बारे में सोचती है। सबसे पहले गैल्पिन की वो चेतावनी, फिर शेरिफ की, जेवियर की वो ड्राइंग और उसके सपनों के बारे में। इन सब में एक आंख वाली रेवेन दिखती है और लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो भी जल्द ही वो शेरिफ से मिलने जाती है लेकिन वहां उसे शेरिफ की लाश मिलती है जिसकी आंखें रेवेन पक्षियों ने नोच ली होती हैं और उसके मुंह से ढेर सारे रेवेन पक्षी बाहर निकलते हैं। अब से जब मैं लीडर रेवेन कहूँ तो समझो वो एक आंख वाली रेवेन की बात हो रही है जिसकी एक आंख लाल है। खैर, रेवेन के चले जाने के बाद वेडनेसडे शेरिफ की बॉडी को छूकर सपने देखने की कोशिश करती है लेकिन हैरानी की बात, अब उसकी ताकत गायब हो चुकी होती है जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और तभी पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो मौके पर पकड़ी गई थी। अब नई शेरिफ उससे पूछताछ करती है क्योंकि वो अब भी शक के घेरे में है। वेडनेसडे टाइलर के बारे में पूछती है लेकिन शेरिफ मना कर देती है क्योंकि वो जेल में बंद है और निगरानी में है। वो ये भी बताती है कि कार्ल ने पिछली रात शेरिफ से बात की थी लेकिन अब उसका फोन गायब है और वेडनेसडे को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं। तभी गोमेज वहां आ जाता है जो खुद एक वकील है और वेडनेसडे का केस वो खुद संभालेगा, तो वो उसे वहां से ले जाता है। रास्ते में वो वेडनेसडे से थोड़ी बात करता है कि वो शेरिफ के पास क्यों गई थी लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और जब वो मोर्टिशिया के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि ये बात अभी सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अब वेडनेसडे ओफेलिया के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था उस पर वो कुछ बात नहीं करना चाहते। इसी बीच हम पग्सली को देखते हैं जो उस मैकेनिकल हार्ड बॉय को अपने साथ लाया होता है और उसे यूजीन के मधुमक्खी घर में छुपा देता है। यूजीन के बारे में एक बात बता दूं कि अब वो सिर्फ मधुमक्खियों को ही नहीं बल्कि दूसरे कीड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर वो दोनों उस मैकेनिकल हार्ड बॉय को बंद करके रखते हैं। अभी हम इसे डेड कहेंगे और हम जानते हैं कि पग्सली वेडनेसडे का भाई है, तो यहाँ वो उस डेड को अपना पालतू बनाने की सोचता है। वो कहता है कि इस डेड के पास दिमाग नहीं है इसलिए ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस ये भूखा है।
वो इसे शहद देते हैं, लेकिन वो पीकर उल्टी उनके ऊपर ही कर देता है और ऐसे ही पक्सली इसका नाम रखता है स्लर। तभी वेडनेसडे नेवरमोर में दिखाई देती है, जहां वो थिंग से बात करती है कि उसे जल्दी से पता लगाना है कि शेरिफ की मौत कैसे हुई और एनिड की मौत उसकी वजह से कैसे हो सकती है, साथ ही उस रेवेन का इन सब से क्या कनेक्शन है। खैर, अब जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो एनिड उसके साथ मजाक करती है कि वो खत्म हो गई है। वो कहती है कि वेडनेसडे ने भी उसके साथ मजाक किया था ना, वो नकली आंख उसके बिस्तर पर छोड़कर। लेकिन वेडनेसडे ने कोई मजाक नहीं किया था और यहाँ जो आंख पड़ी थी वो असल में शेरिफ की ही थी। अब वेडनेसडे एनिड को सारी सच्चाई बताती है और तभी एनिड के फोन पर शेरिफ के नंबर से वेडनेसडे की फोटो आती है, जो थोड़ी देर पहले किसी स्टॉकर ने खींची थी और वही भेजी थी। एनिड कहती है कि वो अब इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती, तो वो वेडनेसडे से दूर रहेगी। उसके जाने के बाद वेडनेसडे उस आंख से सपने देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत अभी भी वापस नहीं आई थी। अब वो वहां से निकल जाती है और थिंग को गुडी की किताब पढ़ने का काम देती है, शायद उसमें इस समस्या का कोई हल मिल जाए। अब हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो आज प्रैंक डे का मजा ले रहे हैं। कहीं यूजीन एनिड के नए क्रश ब्रूनो को बीच से परेशान कर देता है, कभी एजेक्स यूजीन और पक्सली को पत्थर बना देता है, तो कभी कोई एजेक्स को हवा में उड़ा देता है। इसी बीच हम नेवरमोर के एक बहुत पुराने प्रोफेसर को देखते हैं, जिनकी बॉडी सर से नीचे मैकेनिकल है और सर एक जार में बंद है। वो बैरी स्कूल के बारे में थोड़ी बात कर रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे उनके पास आती है और पूछती है कि क्या यहाँ कोई पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है। वो कहते हैं कि पक्षियों को एवियन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से कोई एवियन यहाँ एडमिशन ही नहीं लिया है। दूसरी तरफ हम बियांका और मोर्टिशिया को देखते हैं, जो अब एक साथ मिलकर गाला डोनेशन इवेंट के लिए काम कर रही हैं। बियांका बताती है कि उसने अपनी माँ के साथ समर की छुट्टियों में अच्छा वक्त बिताया था और उनके फैसलों पर फिर से सोचा विचारा। मोर्टिशिया कहती हैं कि वेडनेसडे का उनके यहाँ रहना कोई फायदा नहीं दे रहा। इस पर बियांका उसे दिलासा देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो मोर्टिशिया की तारीफ भी करती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि कुछ मर्डर्स को हैंडल करना, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो कई चैंपियनशिप्स भी जीत चुकी हैं और स्कूल में ढेर सारी अच्छी चीजें की हैं। वो नाइटशेड की मेंबर भी रह चुकी हैं, जो काफी कूल ग्रुप है। खैर, इसी बीच हम पक्सली को देखते हैं, जो उस डेड क्रिएचर को खाना देकर वहां से चला जाता है, लेकिन अब वो डेड खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। मतलब वो सोच समझकर काम कर रहा था और आखिरकार वो चेन तोड़कर फ्री हो जाता है। उसी वक्त वेडनेसडे को दिखाया जाता है, जो टाइलर से मिलने जेल की तरफ जा रही है। वो थिंग को गुडी की किताब की जिम्मेदारी सौंपकर निकलती है ताकि वो कोई हल ढूंढ सके। जेल तक पहुंचने के लिए वो एनिड की ड्राइविंग स्कूल की एडमिशन रिसीट चुरा लेती है और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार पर कब्जा कर लेती है, मतलब हाईजैक। तो अब वेडनेसडे फैसला करती है कि वो विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाएगी, जहां टाइलर अभी बंद है। वो उससे मिलकर कुछ सवालों के जवाब चाहती है। पहली बार जब वेडनेसडे विलो हिल पहुंचती है तो वो सबसे पहले जूडी से मिलती है, जो वहां की रिसेप्शनिस्ट है। वेडनेसडे उसे कुछ पेपर वर्क देती है और जूडी उसे सीधा डॉक्टर फेयरबर्न से मिलवाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न वेडनेसडे से बात करती है और बताती है कि टाइलर अक्सर उसके बारे में ही बात करता रहता है। वो आगे कहती है कि टाइलर एक चालाक और ज्यादा एक्टिव टाइप का हाइड है और ये पहली बार है जब वो किसी हाइड को हैंडल कर रही है, तो शायद वेडनेसडे की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब वो लॉरेल गेट्स के बारे में बात करती है, लेकिन वेडनेसडे अभी ये मानने से इनकार करती है कि वो टाइलर की मास्टर है। अब वेडनेसडे आखिरकार टाइलर से मिलती है, जो पहले उसे चालाकी से कमजोर करने की कोशिश करता है और मैनिपुलेट करता है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बातों में नहीं फंसती और उसे उसके पिता शेरिफ की मौत के बारे में बताती है। पर टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि वेडनेसडे की वेडनेसडे यहाँ केस की हेल्प लेने आई है। वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो वेडनेसडे को मुश्किलों में फंसते हुए देखकर मजा लेना चाहता है। अब टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि वो एनिड को देखते ही खत्म कर देगा और ये सुनकर वेडनेसडे बहुत गुस्से में आ जाती है। वो उल्टा टाइलर की बेइज्जती करने लगती है, जिससे टाइलर हाइड में बदलने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की वजह से वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इसी दौरान पक्सली को यूजीन बताता है कि उनका वो डेड पेट भाग गया है, जिससे दोनों काफी घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब हम एनिड को देखते हैं, जो थिंग से बात कर रही है। आज थिंग का बर्थडे था, लेकिन पूरी एडम्स फैमिली उसे भूल गई थी, जिससे वो बहुत उदास था। खैर, अब यहाँ एनिड ब्रूनो के साथ आई हुई थी, लेकिन रूम में थोड़ी सी हलचल होती है और इससे दोनों डर जाते हैं। वहीं थिंग ये सब नहीं देख पाता कि आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम बियांका को देखते हैं, जिसे बैरी ऑर्डर देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन के लिए मोर्टिशिया पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करे, मतलब अपनी स्पेशल पावर से कंट्रोल करे। लेकिन बियांका इस काम से बचने के लिए उल्टा बैरी पर ही सायरन सॉन्ग यूज करती है, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं आता क्योंकि उसके पास पहले से ही एक प्रोटेक्शन लॉकेट था जो उसे बचाता है।
अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जो अपने रूम में आती है, लेकिन एनिड कहीं नहीं मिलती। थिंग भी किसी बुरी चीज के बारे में इशारा करता है। तभी एनिड के फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे वेडनेसडे उठाती है। कॉल पर वो स्टॉकर कहता है कि अब गेम शुरू हो गया है और वेडनेसडे को अगले 30 मिनट में अपनी दोस्त एनिड को ढूंढकर बचाना होगा, वरना वो मर जाएगी। टाइम अब शुरू। वेडनेसडे को एक नोट भी मिलता है जिस पर कुछ लेटर्स नहीं थे बल्कि म्यूजिकल नोट्स थे। तो वो पियानो पर वो नोट्स प्ले करके एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है। यहाँ से वो आगे एक जगह पहुंचती है जहाँ एनिड और ब्रूनो मिलते हैं जो रोमांस कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक ब्लेड वाला ट्रैप था जो नीचे आने लगता है। अब वो ट्रैप धीरे धीरे नीचे आ रहा था जिससे वो दोनों मर सकते थे। वेडनेसडे को एक नया नोट मिलता है जिसमें किसी किताब की बात थी। वो किताब का नाम लिख देती है तो ट्रैप रुक जाता है और दोनों बच जाते हैं। तब जाकर सामने आती है वेडनेसडे की सुपर फैन एग्नेस जो उसकी स्टॉकर निकलती है। ये सारे प्रैंक उसने वेडनेसडे की नजरों में अच्छी बनने के लिए किए थे। एग्नेस वही लड़की है जो शुरुआत में हमने देखी थी। वो वेडनेसडे के स्कूल में आने पर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। वो सिर्फ 13 साल की है और एक नई तरह की आउटकास्ट है जिसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, मतलब वो अदृश्य हो सकती है। यही वजह है कि वो आसानी से वेडनेसडे पर नजर रख पा रही थी। अब वो वेडनेसडे को शेरिफ का फोन देती है और कहती है कि वो उसके कातिल को ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन वेडनेसडे अब भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेती। अब वो अपने रूम में लौटती है जहां मोर्टिशिया गुडी वाली किताब ले गई थी। यहाँ उसे वो रेवेन मिलती है जो उस पर नजर रख रही थी, लेकिन वो देखते ही भाग जाती है। अब हमें एक और बात पता चलती है कि बैरी ने असल में बियांका को सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि वो मोर्टिशिया पर सायरन सॉन्ग यूज करके डोनेशन ले ले, बल्कि उसने ये भी बोला था कि वो मोर्टिशिया की माँ को गाला में बुलाए ताकि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा हो सके। जाहिर है अब बियांका के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो वो बैरी की बात मानकर मोर्टिशिया की माँ को गाला में बुलाने के लिए मोर्टिशिया पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल कर। इसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है मोर्टिशिया के साथ जो काफी परेशान लग रही है। वजह यह है कि वो अब भी सायरन सॉन्ग के असर में फंसी हुई है और वो अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहती है, लेकिन असल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर रिश्तों की बात करें तो जितने खराब उसके और वेडनेसडे के बीच हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरे उसके और उसकी माँ के बीच हैं। ये सब उसकी बहन की वजह से हुआ था, जो एक बड़ी वजह है। अब वेडनेसडे यहाँ किताब चुराने के इरादे से आती है क्योंकि गोमेज और उसकी माँ डांस कर रहे थे, मतलब मौका अच्छा था। लेकिन मोर्टिशिया को पहले से ही अंदाजा था और वो वेडनेसडे को समझाती है कि वो इस किताब का पीछा छोड़ दे। वजह ये कि उसकी बहन ओफेलिया भी ऐसी ही पागल हो गई थी और उसकी माँ उसे बचा नहीं पाई थी। लेकिन मोर्टिशिया अपनी बेटी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, वो उसे बचाना चाहती है। वेडनेसडे उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोर्टिशिया उसकी एक भी बात नहीं मानती। अब वेडनेसडे समझ जाती है कि उसकी माँ किताब नहीं देगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, तो वो निराश होकर चली जाती है। वो अपने कमरे में लौटती है जहां एनिड उसे बताती है कि वो सब कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। वेडनेसडे भी साथ चल सकती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो बस केस सॉल्व करने और रहस्यों में मजा आता है, बाकी चीजें बोरिंग लगती हैं। एनिड के जाने के बाद वेडनेसडे थिंग से बात करती है कि शेरिफ कैल्पिन की आंख से कोई मदद नहीं मिल रही, मतलब उसकी पावर अभी भी काम नहीं कर रही। तभी वहां एग्नेस आती है जिसकी पावर है कि वो अदृश्य हो सकती है, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब वो वेडनेसडे से कहती है कि वो उसके साथ जुड़ जाए ताकि वो मदद कर सके, लेकिन वेडनेसडे फिर से साफ मना कर देती है, जिससे एग्नेस थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन वो ये जरूर कहती है कि जितना वेडनेसडे उसे दूर भगाएगी उतना ही वो उसे मनाने की कोशिश करेगी, मतलब वो हार नहीं मानेगी। इसी दौरान हम पक्सली और यूजीन को देखते हैं जो बी हाउस में जाते हैं और वहां स्लर मिलता है। वो वही डेड क्रिएचर जो खुद ब खुद वापस आ गया था और अचानक वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है, साथ ही कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा था, जैसे कोई मैसेज देना चाहता हो। यूजीन कहता है कि वो इसे ऐसे छोड़कर कैंपिंग नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इस पर पक्सली कहता है कि वो कुछ इंतजाम करके जाएगा और यूजीन को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब संभाल लेगा। तभी हम वेडनेसडे को शेरिफ गैल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं जहां नई शेरिफ उसे सलाह देती है कि वो इस केस से दूर रहे। वजह ये कि एक तो वो टाइलर से मिलने गई थी जो उसके लिए खतरा है, दूसरा कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है और वेडनेसडे शायद उसका अगला टारगेट हो सकती है, तो डबल रिस्क है, सावधान रहो। शेरिफ के जाने के बाद वेडनेसडे डॉक्टर फेयरबर्न से बात करती है जो विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करती है। वो वहां की मुख्य इंचार्ज है जहां टाइलर बंद है। अब वो दोनों ये डिस्कस करती हैं कि क्या कभी गैल्पिन टाइलर से मिले थे। डॉक्टर बताती है कि हाँ,
शेरिफ एक बार मिले थे, लेकिन तब टाइलर बहुत गुस्से में आ गया था, पागल जैसा, एग्रेसिव और बेकाबू। उन्हें कंट्रोल करने में पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे और ऐसा पहली बार हुआ था। अब वेडनेसडे एवियन का जिक्र करती है तो डॉक्टर कहती है कि जेल में तो कोई एवियन नहीं है, मतलब वहां ऐसा कोई नहीं। खैर, डॉक्टर फेयरबर्न वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि लीडर रेवेन वेडनेसडे की हर मूव पर नजर रख रही है। वो एक आंख वाली रेवेन जो हर जगह छिपी रहती है। इसी बीच एक मजेदार ट्विस्ट आता है। हम बियांका को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने एक होटल जाती है जहाँ वो छुपी हुई है। यहाँ बियांका ने रिसेप्शनिस्ट पर सायरन सॉन्ग गाकर कंट्रोल कर लिया था ताकि उसे याद ही न रहे कि बियांका कभी यहाँ आई थी। स्मार्ट ट्रिक। अब बियांका की माँ वहां इसलिए छुपी थी क्योंकि उसके दूसरे पति गैब्रियल ने और उसके कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग में लोगों को जोड़कर लूट लिया था, लेकिन पुलिस की रेड पड़ गई और वो फरार हो गया। बियांका अपनी माँ को समझाती है कि परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और जब गैब्रियल पुलिस के हाथ लगेगा तो सब आजाद हो जाएंगे। वो अपनी माँ को सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहती थी, मतलब अंडरग्राउंड रखना। अब अचानक सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे पर, जो एग्नेस के पास जाती है और पूछती है कि तुमने शेरिफ गैल्पिन का फोन चुराया तो ठीक, लेकिन अनलॉक कैसे किया? एग्नेस उसे डेमो दिखाती है। असल में उसके शेप शिफ्टर दोस्त ने शेरिफ का रूप लेकर फेस आईडी से फोन खोल दिया था। अब एग्नेस वेडनेसडे को कुछ और चीजें देती है जो वो शेरिफ के घर से लाई थी। फोन की वॉइस मेल में वेडनेसडे को कार्ल की डेस्क के बारे में पता चलता है। वो वही फोटोग्राफर जो शुरुआत में कपल की तस्वीरें खींच रहा था और जिसे रेवेंस ने खत्म कर दिया था। वहां ढेर सारे क्लूज थे। वेडनेसडे दिमाग लगाती है तो शेरिफ के सामान में एक पुरानी कॉटेज की फोटो मिलती है जो शायद उसका और कार्ल का सीक्रेट ऑफिस था। अब वो वहां जाने का प्लान बनाती है और संयोग से स्कूल के बच्चे कैंपिंग के लिए ठीक उसी जगह जा रहे थे, तो वेडनेसडे भी कैंपिंग ज्वाइन कर लेती है। क्या कमाल का मौका। और एग्नेस उसके साथ जाती है जो उस कॉटेज के सारे लोकेशन कोऑर्डिनेट्स पहले ही निकाल चुकी थी। अभी के लिए वेडनेसडे एग्नेस को अपनी असिस्टेंट बना लेती है क्योंकि उसे मदद की जरूरत है और एग्नेस की पावर काम आएगी। इसी बीच हमें एनिड और एजेक्स दिखाए जाते हैं जिनके रिश्ते अब और ज्यादा खराब हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल बिखर गए। एजेक्स तो बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे कोई साफ जवाब या स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। खैर, आखिरकार सभी बच्चे कैंपिंग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं और अगले सीन में वो कैंपिंग एरिया पहुंच जाते हैं। क्या मजेदार जगह लग रही है। और पग्सली, अरे वो तो इतना बड़ा मूर्ख निकला कि वो डेड क्रिएचर को, मतलब स्लर को, एक कॉफिन में छुपाकर साथ ले आया। वेडनेसडे पूछती है कि इसमें क्या है, तो पग्सली झिझकने लगता है, जवाब देने से डरता है। तभी वहां मोर्टिशिया और गोमेज भी आ जाते हैं और वेडनेसडे अपनी माँ से बहुत नाराज थी। वजह किताब वाली ही। मोर्टिशिया अपने पति गोमेज से कहती है कि वो वेडनेसडे का गुस्सा तो सह सकती है लेकिन उसे खोने का डर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मतलब वो किताब देने से इनकार कर रही थी, इसी वजह से वेडनेसडे इतनी खफा थी। तभी पग्सली और यूजीन को बात करते दिखाया जाता है जहां यूजीन कैंप में डेड को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और परेशान भी, क्योंकि पग्सली ने जो किया था उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। मतलब सरप्राइज पर सरप्राइज। अब कैंपिंग की तैयारी तो शुरू हो गई थी लेकिन तभी वहां नॉर्मल लोग आ धमकते हैं, वो नॉर्मीज जिनमें कैडेट क्लॉ भी था। उन्होंने भी वही कैंप साइट बुक कर रखी थी, मतलब डबल बुकिंग हो गई। अब होता यह है कि आउटकास्ट और नॉर्मल्स के बीच एक मुकाबला हो जाता है ताकि फैसला हो कि कौन यहाँ कैंप करेगा। और जाहिर है हमारी वेडनेसडे इस गेम में जीत जाती है। वो तो बुरी तरह कैडेट्स को हरा देती है। इसी से कैडेट क्लब बहुत चिढ़ जाता है और बदला लेने की सोचने लगता है, मतलब वो जगह वापस हासिल करने का प्लान बना रहा था। अब देखना क्या करता है। अब हमें वेडनेसडे को रात के वक्त शेरिफ के कैबिन में जाते दिखाया जाता है जहां उसे ढेर सारे मर चुके आउटकास्ट की याद में कटिंग्स मिलती हैं, जैसे श्रद्धांजलि वाली क्लिपिंग्स। इनमें से कई तो 15 साल पहले मारे गए थे, पुरानी बातें। यहाँ एक नाम लुइस का भी लिखा था और वेडनेसडे को शक होने लगता है कि शायद यही वो शख्स है जो आउटकास्ट को मार रहा है, मतलब कातिल। अब उसे गुडी की किताब की और ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तभी हम उस लीडर रेवेन को भी देखते हैं जो वेडनेसडे पर नजर रख रही थी। वो एक आंख वाली पक्षी। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो इतनी सख्त नजर रख रही है तो वेडनेसडे की जांच इतनी आसानी से कैसे चल पा रही है। खैर, वो कुछ क्लिपिंग्स लेकर वहां से निकल जाती है। इसी बीच हम एजेक्स और एनेट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे और आखिरकार अपना ब्रेकअप कंफर्म कर देते हैं। मतलब एजेक्स को अब एक क्लोजर मिल गया, वो साफ जवाब जो वो चाहता था। इसी दौरान कैडेट्स बदला लेने के लिए आउटकास्ट के कैंप में आते हैं, लेकिन तभी स्लर, वो डेड, उनके लीडर का ब्रेन ही खा जाता है। मतलब वो खुद को अपग्रेड कर रहा था, ज्यादा ताकतवर और जिंदा बन रहा था। जैसे ही वो आजाद होता है, वार्निंग फायर वैक्स ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब अलार्म बजने लगते हैं। इससे पग्सली और यूजीन कैंप में दौड़ते आते हैं जहां स्लर गायब मिलता है। कहाँ गया?
अब एग्नेस वहां आती है, जो वेडनेसडे के कहने पर पग्सली पर नजर रख रही उसकी अदृश्य होने की पावर की वजह से। तभी वेडनेसडे अपनी माँ मोर्टिशिया से बात करने आती है कि किताब दे दो, लेकिन मोर्टिशिया फिर मना कर देती है। तो वेडनेसडे उसे ब्लाइंड फोल्डेड स्वॉर्ड फाइट का चैलेंज देती है, मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी, और जीतने पर किताब मिलेगी। मोर्टिशिया कहती है कि शायद उसकी नानी उसे ये सब सिखा रही होगी, और वो पहले मोर्टिशिया और ओफेलिया के बीच भी झगड़े करवाती थी। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि नहीं, वो अपनी नानी से कोई बात नहीं करती, कोई कनेक्शन नहीं। अब दोनों स्वॉर्ड फाइट शुरू करती हैं, और इसी बीच हम स्लर को यहाँ वहाँ घूमते देखते हैं। जंगल में मोर्टिशिया स्वॉर्ड फाइट जीत जाती है, लेकिन तभी स्लर वहाँ भी पहुंच जाता है, तो वेडनेसडे डेड से अपनी माँ को बचा लेती है। अब पुलिस आकर सारी जगह क्लियर करती है, और वेडनेसडे एक अनजान छाया को खुद पर नजर रखते देखती है। साथ में वो लीडर रेवेन भी थी। अब वेडनेसडे की पावर तो गई हुई है, किताब भी नहीं मिल रही, लेकिन उसे केस किसी भी हाल में सॉल्व करना है। सवाल ये है कि गैल्पिन सभी आउटकास्ट मौतों को क्यों ट्रैक कर रहा था, क्यों स्टडी कर रहा था, ये लुइस आखिर है कौन, और एनिड की मौत का इन सब से क्या कनेक्शन है। वेडनेसडे के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। यो जवाब कहीं न कहीं फेयरबर्न के असाइलम में है, वो विलो हिल जेल जहां टाइलर बंद है। लेकिन सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब फेयरबर्न और जूडी थॉर्नहिल को, मतलब लॉरेल गेट्स को, वहां ले आते हैं। हम जानते हैं कि टाइलर और इन दोनों का क्या पुराना कनेक्शन था, और अब अगर ये सब साथ आ गए हैं तो मतलब बड़ी तबाही आने वाली है, जैसी हम पिछले सीजन में देख चुके हैं। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 2 के पार्ट 1 का एपिसोड 4 शुरू होता है लॉरेल गेट्स को दिखाते हुए, जिसे फेयरबर्न जेल में लाई थी ताकि वो टाइलर को ठीक करने में मदद करे। पहले तो लॉरेल मना कर देती है, लेकिन फेयरबर्न उसे धमकाती है कि वो उसे वापस पुरानी जेल में भेज देगी, जहां उसे काला पानी जैसी सख्त सजा मिलेगी। इससे घबराकर लॉरेल हाँ कर देती है और एक बार टाइलर से मिलने की मांग करती है। फेयरबर्न उसे मिलने देती है और टाइलर उसे देखते ही ट्रांसफॉर्म होकर पकड़ लेता है गुस्से में। लेकिन लॉरेल कहती है कि वो जानती है, वो नाराज है, लेकिन अब गुस्सा छोड़ दे और जल्दी ही वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी। ये सुनकर टाइलर उसे छोड़ देता है। तभी हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो एक मर चुकी आउटकास्ट पेट्रिशिया की राख लेने आती है। वो अपनी नानी मतलब हेस्टर को मैसेज कर चुकी थी कि वो उनकी मदद लेने यहाँ पहुंच गई है। तो वो हेस्टर को बताती है कि ये सारे आउटकास्ट, जिनमें पेट्रिशिया भी शामिल थी, मार दिए गए थे। ये सब विलो हिल के मरीज थे और अब उसकी दोस्त एनिड की जान खतरे में है, जिसे वो बचाना चाहती है। मतलब पूरा रहस्य सुलझाना है। खैर, तभी हम उस लीडर रेवेन को देखते हैं जो मौका पाकर पेट्रिशिया वाली क्लिपिंग उड़ा ले जाती है। वेडनेसडे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर रेवेन अपने मालिक के साथ वहां से भाग जाती है और हम उसके मालिक को बाइक पर सरपट भागते देखते हैं। अब वेडनेसडे एनिड की वजह से बहुत चिंतित हो जाती है और हेस्टर से कहती है कि वो इस केस में उसकी मदद करें। पूरा कब्रिस्तान ही खरीद लो और पता लगाओ कि यहाँ के सारे अंतिम संस्कार किसकी निगरानी में हुए थे। अब वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है, जहाँ एग्नेस उसे बताती है कि पब्लिशर का जवाब आ गया है और अफसोस, उसकी किताब रिजेक्ट हो गई। लेकिन अभी उसका दिमाग विलो हिल से जुड़े रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था, क्योंकि वहां से कुछ बड़ा क्लू मिलने वाला था और वहां अंदर सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है, वो है अंकल फेस्टर। वो अपने अंकल को सारा काम समझाती है कि उन्हें लुइस का पता लगाना है, वो मरीज है या डॉक्टर। अंकल सहमत हो जाते हैं, लेकिन साथ में ये भी खुलासा करते हैं कि ओफेलिया भी कभी विलो हिल गई थी। ये राज अब तक वेडनेसडे से छुपा हुआ था। अब अंकल फेस्टर एक होटल में चेक इन करते हैं, जहां वो तोड़ फोड़ मचाकर खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं, मतलब जानबूझकर, और इसी बहाने वो सीधे मेंटल चेकअप के लिए विलो हिल पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में होटल में छुपी बियांका की माँ भी पुलिस के हाथ लग जाती है। तभी वेडनेसडे अपनी माँ मोर्टिशिया से सवाल करती है कि आंटी ओफेलिया को विलो हिल क्यों भेजा गया था। मोर्टिशिया पहले तो जवाब देने से बचती है, लेकिन वेडनेसडे की जिद के आगे हार मान जाती है। वो बताती है कि जब ओफेलिया 10 साल की थी तो वो स्कूल के बाहर चीखती हुई मिली थी और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तब हेस्टर ने उसे विलो हिल भेज दिया था। मोर्टिशिया ने बहुत समझाया कि ओफेलिया की समस्या दिमागी नहीं बल्कि साइकिक है, मतलब खास शक्तियों वाली। लेकिन हेस्टर मतलब उसकी माँ ने एक न सुनी और इसी वजह से उनके रिश्ते इतने खराब हो गए। अभी हेस्टर वहां आती है और वेडनेसडे को कब्रिस्तान के कागज देती है, जिसे वो खरीद चुकी है। वो बताती है कि उस वक्त इंचार्ज का नाम ऑगस्टस था और मौत के सर्टिफिकेट पर उसके ही हस्ताक्षर हैं, मतलब वो मुख्य जिम्मेदार। अब वेडनेसडे के जाने के बाद मोर्टिशिया और हेस्टर आपस में बात करती हैं, जहां हमें पता चलता है कि ओफेलिया 20 साल से गायब है। मोर्टिशिया अपनी माँ से इसीलिए दूर रहती है क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने तब कुछ समझा ही नहीं था, अपनी कोशिश सही से नहीं की, मतलब माँ का फर्ज ठीक से नहीं निभाया।
फिलहाल हेस्टर मोर्टिशिया से कहती है कि वो गाला के लिए बड़ा डोनेशन दे देगी, बस बदले में मोर्टिशिया किताब वेडनेसडे को दे दे। लेकिन मोर्टिशिया कहती है कि वो अपने परिवार का सौदा उनकी तरह नहीं कर सकती और तभी वो किताब को आग में फेंक देती है। इसी बीच हम बियांका को देखते हैं जिसे अपनी माँ की खबर मिलती है कि उन्हें जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो एजेक्स उसकी मदद करता है और गार्ड्स को थोड़ी देर के लिए पत्थर बना देता है। उसकी पावर काम आई। तभी हमें फेस्टर दिखाया जाता है जो विलो हिल में लुइस को ढूंढने लगता है। वहीं एग्नेस वेडनेसडे को बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का पुराना मुख्य डॉक्टर था। उससे पहले वो नेवरमोर में साइंस टीचर था और ये सारे मौत के सर्टिफिकेट पर शायद नकली हस्ताक्षर हैं। अभी वो विलो हिल में ही है क्योंकि एक वक्त के बाद उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। अब वेडनेसडे थिंग की मदद से फेस्टर को मैसेज भेजती और तभी उसकी नजर लीडर रेवेन पर पड़ती है जो अपनी सारी साथी रेवेंस के साथ पूरे स्कूल को घेर लेती है। उनका मालिक एक कमरे में छुपा हुआ था जो इशारा करता है और रेवेंस एनिड पर हमला करके तबाही मचाना शुरू कर देती है। अब वेडनेसडे एनिड को बचा लेती है लेकिन लीडर रेवेन थिंग को ले जाने वाली थी। तभी प्रिंसिपल बैरी अपनी पायरोकाइनेसिस पावर से मतलब आग को कंट्रोल करने वाली शक्ति से उसे बचा लेते हैं और पता चलता है कि वो एक नए तरह का आउटकास्ट है। वेडनेसडे की नजर रेवेंस के मालिक पर पड़ती है जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वो गुप्त रास्तों से भागता है। स्टेयर्स पर वो अपना क्लॉक छोड़ देता है और वेडनेसडे के हाथ से चूक जाता है। वो आगे जाती है तो कैप्री के म्यूजिक रूम पहुंचती है जहां डॉक्टर फेयरबर्न भी थी और खुद कैप्री हाँफ रही होती है जैसे कहीं से भाग कर आई हो। तो अब वेडनेसडे को उन पर पूरा शक था, क्या वो ही मालिक है? इसी दौरान थिंग डॉक्टर फेयरबर्न की कार से विलो हिल पहुंच जाता है और फेस्टर को उसका काम समझाता है। अब फेस्टर ऑगस्टस को ढूंढ लेता है जो अब पूरी तरह पागल हो चुका था और दिन भर गार्डन में पक्षियों के साथ बैठा रहता। उसकी एक पालतू तोता भी होती है नाम ओजी। फेस्टर उसे झटका देकर लुइस के बारे में पूछते हैं तो वो एक नंबर बोलता है 5-1971। अब फेस्टर को ऑगस्टस इशारा करता है कि लुइस किस सेल में है, लेकिन वहां जाने से पहले लॉरेल गेट्स उन्हें देख लेती है और फेयरबर्न को बता देती है। तो डॉक्टर उन्हें पकड़कर डेड की सेल में बंद कर देती है, मतलब स्लर वाली सेल में। अब इसी बीच मोर्टिशिया वेडनेसडे से कहती है कि जो भी वो कर रही है उसे रोक दे क्योंकि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन वेडनेसडे ने आज तक उसकी कौन सी बात मानी थी जो अब मानती? बिल्कुल नहीं। अब अगला वो ऑल्व से ऑगस्टस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी पत्नी उनके नेवरमोर आने से पहले ही मर चुकी थी और उनकी एक बेटी भी जरूर थी, लेकिन उसका नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था। अब वेडनेसडे को थिंग से पता चलता है कि अंकल फेस्टर मुश्किल में है तो वो उसे फौरन विलो हिल भेजती है ताकि वो उनका ध्यान रखे और कोई दिक्कत ना हो। खुद वो एग्नेस और एनिड के साथ विलो हिल जाकर लुइस को ढूंढने और अंकल फेस्टर को बचाने का प्लान बनाती है। इन दिनों वेडनेसडे एग्नेस के साथ मिलकर ये केस सुलझा रही थी जिससे एनिड की जलन साफ नजर आ रही थी। अब प्लान शुरू होता है और आज कैप्री को विलो हिल में म्यूजिक सेशन के लिए जाना था। वेडनेसडे उनकी कार में छुप जाती है और जब कार चेक हो रही होती है तो एग्नेस गार्ड्स को भटका देती है। उसकी अदृश्य होने वाली पावर काम आ गई। इससे वेडनेसडे विलो हिल के गेट पर पहुंचकर आसानी से अंदर घुस जाती है। अब जब अंकल फेस्टर यहाँ आए थे तो उन्होंने एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और अब वेडनेसडे उसी महिला की मदद से उनकी सेल तक पहुंचती है और उन्हें आजाद कराती है, लेकिन उनके साथ साथ वो डेड क्रिएचर भी आजाद होकर भाग निकलता है। अब वो गार्ड्स पर हमला करता है और इसी अफरा तफरी में लॉरेल गेट्स भी आजाद हो जाती है। हॉलवे में वेडनेसडे और लॉरेल एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन दोनों के पास अपने अपने काम थे तो वो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती हैं। वेडनेसडे और अंकल फेस्टर लुइस वाली सेल तक पहुंचते हैं और अंकल को तोते से कोड मिल चुका था तो वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन ये कोई सेल नहीं बल्कि मेंटेनेंस रूम निकलता है और यहाँ भी एक गुप्त दरवाजा था। वो दरवाजा पार करके एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंचते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। मतलब लुइस को इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है। अंदर जाकर देखते हैं तो ये एक प्रयोग कक्ष था जहां ढेर सारे आउटकास्ट कैद थे और उनकी ही वो क्लिपिंग्स भी वहां थी। मतलब ऑगस्टस उन पर प्रयोग करता था और उन्हें मरा हुआ दिखाकर यहाँ कैद रखता था। तभी वो मास्टर आती है जो असल में ऑगस्टस की बेटी निकलती है और वो कोई और नहीं बल्कि जूडी है। हाँ, वही जो डॉक्टर की असिस्टेंट थी जिसे हम एपिसोड 2 की शुरुआत में देख चुके हैं। उसने अपने पिता के प्रोग्राम में पूरा साथ दिया जो चाहते थे कि नॉर्मल लोगों को भी आउटकास्ट में बदला जा सके और जूडी खुद पहली परीक्षण वाली थी जिसे उन्होंने एवियन में बदल दिया था। मतलब वो नॉर्मल से बदलकर अब पक्षियों को कंट्रोल कर सकती थी। अंकल फेस्टर जूडी पर हमला करके बिजली की लहरें छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ बिजली में खराबी आ जाती है। इससे सभी आउटकास्ट के सेल खुल जाते हैं और वो सब आजाद होकर बाहर भागने लगते हैं। मतलब शेरिफ जिन श्रद्धांजलि क्लिपिंग्स पर काम कर रहे थे वो लोग मरे नहीं थे,
उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया था और दिखाया गया कि वो खत्म हो गए। यही वजह थी कि शेरिफ उन्हें बचाना चाहते थे। अब वेडनेसडे फेस्टर को बाहर भेज देती है और खुद एक आउटकास्ट को संभालती है जो एक साधारण सी महिला लग रही थी। तभी दूसरी तरफ पूरे विलो हिल में हंगामा मच जाता है। इसका फायदा उठाकर लॉरेल गेट्स पहले खुद को फिर टाइलर को आजाद करती है। टाइलर कहता है कि वो उसकी माँ नहीं मास्टर है, और मास्टर भी नहीं। इसी बीच स्लर वो डेड डॉक्टर फेयरबर्न के कमरे में पहुंचता है, उन्हें मारकर ऑगस्टस के पास आता है। अब वो बोलना भी शुरू कर चुका था तो ऑगस्टस को अपना पुराना दोस्त कहकर उसका दिमाग खा जाता है। हाँ बिल्कुल, और तभी हम वेडनेसडे को देखते हैं जिसके सामने हाइड आता है। पहले वो उस महिला को बचाती है और अब हाइड उस पर हमला कर देता है, उसे बाहर फेंक देता है। अब तक ढेर सारी पुलिस आ चुकी थी तो सब उस पर हमला करते हैं। थिंग वेडनेसडे के पास आता है और हम उसके दिल की बात सुनते हैं कि अब वो अपने आखिरी पलों में है और शायद उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब थिंग भी सोच रहा था कि माँ सही थी। और इसी के साथ सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे एपिसोड्स तुम्हें अच्छे से समझ आए, मजा आया होगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।